Okay, next question. Three thin-walled uniform hollow spheres of radii 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter are located so that their centers are on the three vertices of equilateral triangle ABC, having each side as 10 centimeter. Determine the center of mass of the system. आपको ये जो सिस्टम दिया है इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है. The question is simple and easy. The choice of कोऑर्डिनेट या फिर द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज रियली इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग बेसिकली सबसे पहला काम ये करेंगे दैट वी हैव टू चूज वन ओरिजिन. और कभी भी याद रखना ओरिजिन हमेशा आपने लेना होता है जहाँ पे मास ज़्यादा हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज टूवर्ड्स द पॉइंट वेयर देयर इज मोर मास. तो सबसे ज़्यादा मास कहाँ पे दिख रहा है हमको? सी पे, मतलब सी स्पीयर पे. तो मैं यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे सेट करने वाला हूँ. So the origin will be here. Okay, it will be here. Okay, then y एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ से. तो x और y एक्सिस जो है you have to be very careful while choosing x axis and y axis. एक मिनट. ओके, तो सबसे initial thing that you should know is, and the most important thing is, the choice of origin is important. तो x और y यहाँ पे आ गया. c जो स्पीयर था उसको, उसके सेंटर को मैंने ओरिजिन मान लिया है और हमको सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना है, राइट. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन, आप लोगों को मासेस नहीं दिए हुए हैं, आपको सिर्फ बोला हुआ रेडाई. बट व्हाट वी नो इज, वी नो दैट मास is equal to, you know what is density? Density is mass upon volume, है ना. So I'll start from there. What we know is density is mass per unit volume. So mass is equal to volume into density. If you look at this question properly, what they're trying to tell you, uniform hollow sphere. यूनिफॉर्म होलो स्फीयर का मतलब क्या होता है? डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम सिंस रो इज कांस्टेंट. तो डेंसिटी कांस्टेंट है. ओके, तो दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. क्यों? क्योंकि हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है तो मास तो चाहिए. अगर मास दिया नहीं है तो हमको वी हैव टू फाइंड आउट अ वे टू गेट द वैल्यूज ऑफ मासेस. हमको क्या पता है? व्हाट वी नो इज दैट मास is proportional to volume, but volume is proportional to r cube, right? Okay, so by this way you can find out what is the mass of each sphere, right? Okay, good. But अगर ऐसा करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा. आंसर रॉन्ग क्यों आएगा? बिकॉज क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा. थ्री थिन वॉल्ड यूनिफॉर्म हॉलो स्पीयर. हॉलो स्पीयर, हॉलो मतलब अंदर खाली है. पोकल म्हणतो ना आपण, अंदर खाली है. देयर इज नथिंग इनसाइड. सो इफ देयर इज नथिंग इनसाइड, ऑल द मास इज ऑन द सरफेस. इसका मतलब यहाँ पे मैं वॉल्यूम डेंसिटी की बात ही नहीं कर सकता. इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे बात करनी होगी, वी हैव टू टॉक अबाउट सरफेस डेंसिटी. सरफेस डेंसिटी मतलब सरफेस के ऊपर मास पर यूनिट एरिया में कितना मास, दैट इज सरफेस डेंसिटी. तो यू हैव टू जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर. ओके, तो सरफेस डेंसिटी में आप क्या करते हो? आप मास पर यूनिट एरिया लेते हो. सो दिस विल गो एंड दिस ऑल विल आल्सो गो.
right? So we know that surface density is given by sigma is equal to mass per unit volume, nahi, mass per unit area, right? So mass is equal to density into area. So mass is proportional to area since density is constant. Therefore, mass is proportional to radius square because area is proportional to radius square. आपको पता है स्पीयर का सरफेस एरिया होता है 4 pi r square. Since area is 4 pi r square for a sphere, इसलिए mass is proportional to r square. Therefore, mass m1 of the sphere at A. Therefore, mass of the sphere at A is nothing but proportional to r square. So it is proportional to r square और r क्या है इसका 1 square. मैं मान लेता हूँ that mass of sphere A is some constant into 1 square और constant तो constant है ना, तो k into 1. ओके, मान लेते हैं, बाद में करेंगे जो करना है. We don't have to worry about constant now, बाद में देखेंगे उसको, राइट? तो मास मिल गया. Similarly, mass of B sphere is proportional to radius of B sphere. Okay, so here what I did was mass of A sphere is proportional to radius of A sphere. Mass of B sphere is proportional to radius of B. Some constant क्योंकि proportionality हटा रहे हैं. Radius of B कितना है 2 सेंटीमीटर बोला है ना आपको, 2 बोला है 4 बोला है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, 2 स्क्वायर मतलब 4k, right? 4k. Okay, right? 4 into some constant. All right, good. Then mass of C is proportional to radius of C का square. मतलब mass of C square is k times of radius of C is 3, तो 9k, right? तो हमको मिल गया k 4k 9k, ये मिल गया. इफ यू रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 एंड सो ऑन. और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स m1 plus m2 plus m3 होता ही है, डिवीजन डिनोमिनेटर में तो होता ही है वो, राइट? मतलब हमको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक तो मास का रिक्वायरमेंट है तीनों स्फीयर का, और दूसरा तीनों स्फीयर्स के सेंटर्स कहाँ पे है वो रिक्वायर्ड है. हाउ डू यू फाइंड आउट द डिस्टेंस? बेसिकली यू शुड रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस. नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ सी स्फीयर इज एट ओरिजिन. हमने क्योंकि हमने सिलेक्ट किया वो, वी हैव डिसाइडेड कि वहां पे ओरिजिन होगा, राइट? सो व्हाट वी विल से इज सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर सी is at origin, which means x c y c is 0 0. कंफ्यूजन कहाँ होता है बताता हूँ. हमने क्या सीखा है, हमने बोला एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 है, तो इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा xcm ycm, राइट? करेक्ट. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने आते हैं. we know how to find this coordinates x center of mass and y center of mass, right? पर what we forget is कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, these are particles, like just a point, okay? बट हमारे पास बॉल्स दिए हुए हैं, तो अभी बॉल के लिए x1 y1 x2 y2 कहाँ से निकालोगे? स्पीयर दिया है ना, तो स्पीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? उसके सेंटर पे होता है. तो अगर ए स्पीयर का मुझे या बी स्पीयर का मुझे x1 y1 मतलब xy कोऑर्डिनेट निकालना है, बी स्पीयर का, सी स्पीयर का, ए स्पीयर का, तो स्पीयर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे ना? स्पीयर कोई एक पॉइंट तो नहीं है ना, स्पीयर इज नॉट अ पॉइंट. तो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ दैट स्पीयर, यू ऑलवेज लोकेट द सेंटर ऑफ दैट स्पीयर. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पीयर सी is at origin
ऑफ स्पीयर सी, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास ऑफ स्पीयर बी इज एट एक्स बी वाई बी इज इक्वल टू, कहाँ पे है दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे बी का सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 10। 10 क्यों है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड है ये। हाँ, सो बी सी इज साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल और आपको दिया है ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब ओरिजिन से वो सेंटर बी स्फीयर का सेंटर 10 सेंटीमीटर पे है, तो वी कैन हैव दिस एज एक्स कोऑर्डिनेट एज 10 एंड वाई कोऑर्डिनेट एज 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही बैठा हुआ है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ओके, देन द पॉइंट इज to find out to find center of mass of sphere A is a challenge of sphere A is, कैसे find करेंगे, तो what we will do is यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। तो टू फाइंड center of mass of sphere A, what we have to do is we have to draw a perpendicular bisector from A, draw a perpendicular bisector onto side BC which meets at let us say D, इस पॉइंट को D बोल देता हूं, and apply Pythagoras theorem and apply Pythagoras theorem। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, बिकॉज वी ऑलरेडी नो, मैं जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये साइड आता है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर क्योंकि 10 का हाफ है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड है तो 10 है, मतलब मुझे y कोऑर्डिनेट, मतलब आई वांट दिस डॉटेड लाइन, मतलब आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस डिस्टेंस AD, क्योंकि AD मुझे बताएगा व्हाट इज y कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया, x कोऑर्डिनेट इज 5 सेंटीमीटर। ए स्फीयर को लोकेट करना है, ए स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, तो वी कैन इजीली लोकेट दैट, क्योंकि ए स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हमको पता लग सकता है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा x कोऑर्डिनेट, वही ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा, ये तो पता है, ये तो बेसिक ज्योमेट्री से आता है। दिस इज व्हाट वी नो। ओके, सो now the next thing is that we want to find out, we have to find out y coordinate only, और y coordinate क्या है मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे बताया है। how can we find out y coordinate is again a very simple task। तो y coordinate find करने के लिए what you can do is apply Pythagoras theorem। तो what I can write is a c square ac square is equal to ad square plus cd square plus cd square। You have to see this is, let us say this is c, यहाँ पे ये c है, ये पॉइंट b था एंड सो ऑन। तो ac square equal to ad square plus cd square। okay, we are supposed to find out ad square, so what we can do is ad square is nothing but ac square minus cd square। ac square like it was 10, 10 का स्क्वायर आएगा, cd is 5, 5 का स्क्वायर आएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से ad square is equal to 100 minus 25, that is 75। okay, so we already know that it is 75, so what will be ad will be under root of 75, that is 5 root 3 है ना, 25 into 5, so 25 into 5 है। okay, so this is 25 into 3, so 25 into 3, that is 5 root 3, तो हमको AD मिल गया 5 रूट 3, तो मुझे मिल गया यहाँ पे 5 रूट 3 इसका कोऑर्डिनेट। ओके, राइट।
So this is how you are going to find it out. All right. So 5 comma 5 root 3 are the center of are the coordinates of center of mass of sphere A. So center of mass of sphere A is at, कहाँ पे था, एक्स ए वाई ए इज एट 5 root 3 यहाँ पे है. Once you know this, then we know the formula of finding out x coordinate of center of mass of the whole system, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पूछा क्या है, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम. मतलब ये पूरा इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है वो पूछा है आपको. तो कैसे फाइंड करेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3. यहाँ पे m1 मतलब ma xa प्लस mb xb, ओके, प्लस mc xc डिवाइडेड बाय ma प्लस mb प्लस mc. तो x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू ma xa. ma का मास क्या था, a का मास क्या है, जस्ट k. xa, what is x coordinate of a is 5 plus mb xb, what is mb was 4k, and where is x coordinate of b, x coordinate of b is 10 from here. तो जो important है मैं इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ. So these are the important things that you will need. फोर के और ये है आपका 10 प्लस एम सी एक्स सी लिख के फायदा नहीं है क्योंकि वो जीरो आएगा, बिकॉज एक्स सी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी स्फीयर इज ओरिजिन इटसेल्फ, मतलब जीरो है. और नीचे आप ऐड करोगे टोटल मासेस को तो यू विल बी एडिंग एम ए मास इज के प्लस 4k प्लस 9k. तो एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी 5k और 40k, 5k और 40k इज 45k, नीचे है 14k. तो 45/14 सेंटीमीटर आपका आएगा x coordinate of center of mass of the whole system, right? In the similar way you can find out what is the y coordinate. अब y coordinate के लिए हमारे पास यहाँ पे जगह बची नहीं है, तो what I will do is I will just utilize space over here, right? तो मैं ये space utilize कर लेता हूँ because I don't want to go to next page now. And y center of mass you can find out in a similar way, and that is MAYA plus MBYB plus MCYC upon MA plus MB plus MC. MA, mass of A is basically K. Y coordinate of A is 5 root 3 plus MB 4k, and y coordinate of B is 0. Y coordinate of B is 0, ये भी 0 और थर्ड टर्म भी 0. तो आई एम जस्ट सेविंग स्पेस, ये दोनों 0 आएंगे. अपॉन एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी हमने 14k ऑलरेडी करके रखा हुआ है, वापस से k और k कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 root 3/14 सेंटीमीटर. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सच अ सिस्टम. मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर देता हूँ. हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स पे 3 हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर, थिन वॉल्ड बॉल रखे हुए स्फीयर है. रेडाई एक का है 1 सेंटीमीटर, दूसरे का है 2 सेंटीमीटर, तीसरे का है 3 सेंटीमीटर, और हर एक साइड जो है ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर. ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर. ओके, देन हमें सेंटर ऑफ मास पूछा है. सेंटर ऑफ मास
के लिए दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। एक होता है मासेस का, 3 बॉल है, तीनों के मासेस का रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कि तीनों बॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन क्या है। अभी पोजीशन बॉल्स का तो नहीं निकल सकता, स्पीयर का तो नहीं निकल सकता, मतलब हमको स्पीयर के सेंटर ऑफ मास निकालने पड़ेंगे, तीनों स्पीयर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि हम लोगों ने जब सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाला, टू पार्टिकल्स का निकाला था, पार्टिकल कैन बी लोकेटेड एट अ पॉइंट बट बॉल्स कैन नॉट बी लोकेटेड एट अ पॉइंट। तो आपको हर एक स्पीयर का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट पहले पता होना चाहिए, राइट। तो व्हाट वी डिड इज, पहले हमने मास पता किया। अभी क्योंकि थिन वॉल्ड और हॉलो स्पीयर है, मतलब मास पूरा का पूरा तो सिर्फ सरफेस पे होगा ना, अंदर कुछ नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक का बॉल, एवरीथिंग इज ऑन द सरफेस, इनसाइड इज नथिंग बट एयर, कुछ भी नहीं होता है अंदर। तो व्हाट वी नो इज सरफेस डेंसिटी इज मास अपॉन एरिया। तो मास इज सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया। बस डेंसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि उन्होंने बोला है यूनिफॉर्म, तीनों के तीनों यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब तीनों का डेंसिटी सेम है। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो मास ऑफ ए स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू आर ए स्क्वायर, राइट। हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो एक कांस्टेंट में पड़ेगा, के ले लिया हमने। गुड। यू कैन यूज एनी वर्ड यू वांट। अगर आपको लगता है आपके नाम के इनिशियल में वी है तो कांस्टेंट को वी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंसिल आउट होगा वैसे भी। सिमिलरली हमने एम बी निकाल लिया, वो 4 के आया। फिर हमने एम सी, मास ऑफ सी स्पीयर निकाल लिया, वो 9 के आया। अब हम लोग इंडिविजुअली ए बी और सी स्पीयर का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा। सी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि हमने सी को ओरिजिन मान के रखा है। तो सी स्पीयर के सेंटर को ओरिजिन मान के रखा है, तो एक्स सी वाई सी, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी स्पीयर 0 0। बी के केस में, बी के केस में आपको मिलेगा 10 0। क्यों 10 0? क्योंकि B is at the one of the vertex of equilateral triangle and 10 centimeter is the distance between these two vertex, पता होता है हमको। और fortunate enough कि वो जो आपके पास जो B स्पीयर है वो x एक्सिस पे लोकेटेड है। वो fortunate enough नहीं है, that is the choice we made, क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन ही ऐसी जगह पे रखा है कि ऑटोमेटिकली B स्पीयर जो है वो x एक्सिस पे आ गया। गुड। हमको सिर्फ ए स्पीयर के लिए उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने थे। तो ए स्पीयर से सीधा नीचे अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट होगा डी पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए 5 0। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 5 0। अब फिर बिकॉज दिस triangle ACD is right angle triangle, you can apply Pythagoras theorem and you can find out what is the value of AD, right? तो उससे आप लोगों को you can find out what is the y coordinate of that particular center of mass of A। तो आपको y coordinate मिल गया and then it is simple task। फिर सिर्फ आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ x का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ma xa plus mb xb plus mc xa upon ma plus mb plus mc, and similarly for y coordinate, and that's it. This is how you find it out. So this is the way of solving this question. Enough time was given to you to go through this. Let's move to next question. 4.14. A hole of radius r is cut from a uniform disk of radius 2r. Center of the hole is at a distance r from the center of disk. ये important है। Locate center of mass of the remaining part of the disk. So what we want to do is, हमारे पास एक डिस्क है, मान लो ये वो डिस्क है। दिस इज अ डिस्क, ओके, इवन दो इफ यू आर नॉट एबल टू सी डिस्क, क्योंकि डिस्क इज फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, तो दिस इज अ डिस्क मान लेना, ओके, राइट। देन इस डिस्क का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज 2r,
So this radius over here is 2r. Okay, then a whole of radius r is cut from this disk. मतलब इस डिस्क में से हमने एक होल कट कर लिया एंड दैट होल इज ऑफ रेडियस r. तो let me just draw one more over here. Something like this, right? Okay, so we have what we have so far is, अब ये जो रेडियस है यहाँ पे, this radius of the portion that you have chopped off, जो हमने काट लिया उसका रेडियस r है, और टोटल रेडियस जो था, this particular distance I am talking about, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था ये था 2r. तो दिस वाज 2r बेसिकली, राइट. अब मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ दिस पॉइंट विद डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन सी. सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस पॉइंट O इज द ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द डिस्क. जो रेड में डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास, उसका ओरिजिन और उस डिस्क का सेंटर वो O पॉइंट है, राइट. सेंटर ऑफ मास भी डिस्क का O होगा बिफोर यू कट दैट पोर्शन. आपने जो एक पोर्शन काट लिया उससे पहले मैंने आपको बताया था डिस्क का सेंटर मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास होता है जब तक आपने वो पोर्शन काटा नहीं तब तक. ओके, दूसरी चीज, जब आपने वो एक पोर्शन बाहर निकाल लिया, काट लिया, बाहर निकालने से बेटर है जैसे काट लिया, वी हैव चॉप्ड इट ऑफ, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा. कहाँ शिफ्ट होगा? जहां पे ज्यादा मास है. ज्यादा मास कहाँ पे है? समवेयर ओवर हियर. तो मैं मान लूंगा दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ मास सी आफ्टर चॉपिंग द पोर्शन. आपने वो एक होल काटने के बाद सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, राइट. राइट, इतना कम से कम आपको समझना है. नाउ व्हाट यू मस्ट नो इज, एंड व्हाट यू मस्ट रिमेंबर इज, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमेशा आपको मास और एक्स वाई दोनों की जरूरत होती है. जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया, वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वी नीड मास ऑफ ईच ऑफ दिस balls, यहाँ पे each of this holes, each of this portions, slices. ओके, तो मास चाहिए. तो मास हमारे पास है नहीं, तो मास कैसे फाइंड करेंगे? पहले अगेन सेम थिंग. वहां पे इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले के क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि मास पूरा का पूरा था स्पीयर की सरफेस के ऊपर, तो इसलिए हम लोगों ने सरफेस डेंसिटी की बात की थी. यहाँ पे भी तो वही, यहाँ तो डिस्क है ना, डिस्क मतलब प्लेट होता है, उस पर तो मास तो डिस्क की सरफेस पे ही होगा. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमने पोर्शन निकाल लिया ये वाला, और जो रिमेनिंग बचा है वो, हाउ मच इज द मासेस, राइट. मैं मान लेता हूँ टोटल मास ऑफ दिस डिस्क इज m विदाउट चॉपिंग. ओके, सो लेट total mass of the disk of radius 2r is capital M, right. Let क्या, it will be for sure. Therefore O will be the geometric center
as well as center of mass of the disk also we know that हमको ये पता है कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब टोटल मास इज प्रोपोर्शनल टू 2r स्क्वायर मतलब इट इज प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर total mass of the disk without chopping. Now a hole of radius r is being cut. Mass small m of the whole मतलब जो पोर्शन कट किया है so of the portion is m is proportional to small r square क्योंकि m is proportional to area is proportional to r square. Correct. Right. What do you observe from this? What do we observe from this? Total disk का मास प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर है और जो हमने पोर्शन काट लिया उसका मास प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है मतलब जो पोर्शन बच गया काटने के बाद दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू 3r स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक. देयरफॉर the mass, let us say m dash of the remaining part of the disk will be, so m dash will be proportional to total mass minus the mass that you have chopped off. So it will be proportional to 4r square minus r square, that means it is proportional to 3r square. Right. Correct. तो हमको ये पता होना चाहिए था. इतना पता होगा तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व नाउ. हाउ? Let the center of mass of the full disk, I am sorry, I'm just saying mass again and again. We have been using mass so much these days. Center of mass of full disk is at origin. Therefore, देखो पूरा डिस्क जब हमने कुछ काटा वाटा कुछ नहीं, we have done nothing, पूरी डिस्क उसका सेंटर ऑफ मास मैंने पहले ही बताया ओरिजिन पे आएगा और सेंटर भी वहीं पे है. तो हाउ वी कैन राइट इज XCM. अब इमेजिन करो, क्वेश्चन को उल्टा ले जाओ. अब इन्होंने क्या बोला था कि पहले हमारे पास डिस्क है 2r रेडियस का, हमने उसमें से एक r रेडियस का डिस्क काट लिया, ऐसा बोला ना. मैं उल्टा इमेजिन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक छोटा हमारे पास डिस्क था विथ r रेडियस और बचा हुआ एक पोर्शन था हमारे पास, हमने इन दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ा डिस्क बनाया है. लिसन टू मी केयरफुली. व्हाट दे आर सेइंग कि हमारे पास एक डिस्क है 2r रेडियस का, हमने एक छोटा डिस्क r रेडियस का निकाल लिया, काट लिया. मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हमारे पास एक पोर्शन था और मेरे पास एक छोटा डिस्क था, मैंने वो फिट करके एक डिस्क बना लिया. Why I am saying this? Because then it becomes easy for you to find out coordinates of center of mass. कैसे? What we know is how we write this thing, m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2 by definition. What is m1? m1 क्या है हमारे यहाँ पास? Here m1 is जो बड़ा हुआ रिमेनिंग पोर्शन था वो मान लो या डिस्क मान लो, आपके ऊपर है. So here m1 is m, मतलब that small disk. r1 is r, मतलब radius of that small disk. m2 is m dash, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास. r2 is रिमेनिंग पार्ट जो था हमारा
रिमेनिंग पार्ट जो था उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे था, सी पे, तो मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम ओरिजिन, मान लेते हैं क्योंकि लगेगा ना हमको। देखो काटने के बाद सेंटर ऑफ मास सी पे गया, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, एक्स मान लिया हम लोगों ने, एक्स मान लिया, तो ये सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 मतलब m था, x1 मतलब r1 है हमारे पास, तो ये x1 is r, this is x2 is x, that is how we are just putting values. तो mr plus m2 is m dash x upon m plus m dash. Good, right. Then अभी करना क्या है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। m was proportional to r square, r square, okay, good, and r already है, m dash was proportional to 3r square and x is x, क्योंकि x तो फाइंड ही करना है हमको, upon m plus m dash, m was proportional to r square and m dash was proportional to 3r square, और x सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल डिस्क 0, क्योंकि पूरे डिस्क का सेंटर हमने ओरिजिन ही मान के रखा था, तो 0 आ गया। तो हमको क्या मिला, 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, इफ आई टेक आर स्क्वायर टू बी कॉमन, आर प्लस 3x अपॉन 4r स्क्वायर, तो ये शिफ्ट कर दिया 0, है ना, so what which means, that means ये तो कैंसिल हो गया, so this means r plus 3x equal to 0, so which means 3x equal to minus r, so which means x equal to minus r by 3, तो हमको मिल गया जो बचा हुआ पोर्शन था उसका सेंटर ऑफ मास एट माइनस आर बाई 3, राइट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा, बट इट इज नॉट रियली डिफिकल्ट, ओके, इट इज सिंपल। हमारे पास एक डिस्क है, उस डिस्क का रेडियस 2r है, और हम वी आर प्लेइंग विथ इट, हमने उस डिस्क में से एक छोटा डिस्क काट लिया विथ रेडियस r। हमको पता था कि जो फुल डिस्क था उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, पूरे डिस्क का विदाउट चॉपिंग ऑफ, काटा नहीं हमने, सेंटर ऑफ मास का सेंटर पे होगा, हमने उस सेंटर को ओरिजिन मान लिया, राइट। नाउ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे एक क्वेश्चन आया कि जो पोर्शन मैंने काटा है उसका मास कितना और बचे हुए पोर्शन का मास कितना। व्हाट वी नो इज मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो छोटा पैच हमने काटा, पोर्शन हमने जो चॉप किया, उसका मास प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया। जो बचा हुआ पार्ट है उसका मास प्रोपोर्शनल टू 3r स्क्वायर आया। कैसे 3r स्क्वायर आया, टोटल जो डिस्क था उसका रेडियस 2r था, तो टोटल डिस्क का मास कितना हुआ, प्रोपोर्शनल टू 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, तो टोटल डिस्क का मास था प्रोपोर्शनल टू 4r स्क्वायर। हमने जो चॉप किया उसका आ गया r स्क्वायर प्रोपोर्शनली, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका 3r स्क्वायर आना चाहिए ना, क्योंकि 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विल बिकम 4r स्क्वायर, तो जो रिमेनिंग काटने के बाद जो बच गया दैट इज 3r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 3r स्क्वायर, मास की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये काटने की वजह से हुआ क्या, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट, और सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है, जहां पे ज्यादा मास हो। ज्यादा मास किस तरफ है, अदर साइड, क्योंकि एक तो आपने काट ही लिया तो वहां तो अभी गैप हो गया ना, होल हो गया, तो देयर इज नो मास, तो सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टू सी पॉइंट। लेट अस से ये सी पॉइंट ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है, हमको x फाइंड करने के लिए बोला है। कैसे किया, सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, जस्ट बाय यूजिंग अदर वे अराउंड अप्रोच। अदर वे अराउंड अप्रोच क्या, मैंने बोला कि छोटा डिस्क और रिमेनिंग पार्ट को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो पूरा डिस्क बना, ऐसे मैंने अज्यूम किया। गुड, छोटा छोटा पार्ट उसका मास m1, उसका रेडियस r, x1 इज r, बड़ा रिमेनिंग पार्ट उसका मास 3 टाइम्स ऑफ m, 3r स्क्वायर इनटू the distance of that center of mass from origin, that is x। बस सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, माइनस आर बाई 3 आ गया। गुड, so this is the way of solving this question। if you go through textbook तो मेथड और दिए हैं, you can also refer to that, but I find this one as more
insights, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ सकते हो using this method. Good. So let's move to this question from exercise. A 2-meter long wooden plank of mass 20 kilogram is pivoted at 0.5 from either end. This word is very important, huh? From either end. Okay. A person of 40 kilogram starts walking from one of these pivots to the farther end. ये भी important है. How far can the person walk before the plank topples? Okay, so let's say that this is that wooden plank. ये वो wooden plank है. इसको pivot करके रखा है. Pivot means you have given it some base. This is what is called as pivoting. So what you are doing is you are just giving it some kind of temporary support in the form of sharp stands. When you use such kind of structure, it is called as pivoting. Okay. All right. तो समझ लेना कि ये properly दोनों का height properly pivoted है. I mean, these pivots are having same height. This is what I'm trying to say. एक बड़ा एक छोटा हो गया तो फिर प्रॉब्लम है. ठीक है, let's assume now enough of drawing classes. So total जो इसका लेंथ है that is 2 मीटर वुडन प्लैंक का. ओके. और उन्होंने बोला है कि दिस पिवोट्स आर एट 0.5. so this is 0.5 meter from the ends बोला है. so this pivots are at 0.5 meter. इसका मतलब this distance between the two pivots will be 1 meter, क्योंकि 1 plus half तो 2 मीटर टोटल आना चाहिए. So there is a person who tries to walk. मुझे ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा. Okay, so I'll just put it over here. ये डिस्टेंस 0.5 आ गया आपका. ये डिस्टेंस आपका आ गया 1 मीटर. Okay, so there's a person who tries to walk towards the farther end, मतलब इस तरफ जा रहा है. How much is the maximum distance before the plank starts toppling? टॉपल पता होगा ना आपको. टॉपल मतलब ऐसा ऊपर हो जाएगा, अदर एंड ऊपर हो जाएगा. So let us say the person can walk up to this particular point over here. मैं मान लेता हूँ कि ये जो पर्सन है वो x डिस्टेंस तक आ पाता है. The person is able to go up to a distance of x from pivot number 2. So this distance over here is x. This is pivot 1, this is pivot 2. Okay. Why I am taking x distance from pivot 2, it will be clear soon. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे पर्सन का डिस्टेंस, मैन का डिस्टेंस फ्रॉम पिवोट नंबर 2, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. ऐसे क्वेश्चंस में, या तो फिर इससे पहले भी हमने क्वेश्चन लिया था, कल ही लिया था, कल मतलब फ्यू डेज बैक, जो भी कल था परसों जब भी था, हमेशा आइडेंटिफाई एक्सिस ऑफ रोटेशन. आप इमेजिन करो कि आप ऐसे एक प्लैंक पे खड़े हो और आप चल रहे हो, तो बेसिकली अगर इनबैलेंस हुआ तो दिस एंड विल गो अप, दिस एंड विल गो अप. उसका मतलब क्या होता है? इस दिस एंड विल गो अप, राइट एंड विल गो अप का मतलब ये होता है दैट योर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ओवर हियर.
pivot 1 will become your axis of rotation, correct? So this is the idea. ये पता होना जरूरी है क्योंकि टॉर्क कैलकुलेशन में आपको डिस्टेंस लगता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. So what I am saying is the person can walk a distance x from pivot 2 before the plank topples. Okay, right? So what is this distance from the axis of rotation? ये distance matter करेगा हमारे लिए. What will be that distance? x minus 1 है ना, x minus 1 मीटर, क्योंकि pivot 1 और pivot 2 का distance कितना था, 1 मीटर था. pivot 2 और man का distance कितना है, x है. तो pivot 1 से man का distance कितना हुआ, x minus 1 मीटर हो गया. That is really important. अगर ये समझे तो question is nothing. Why? You have to know, you have to remember that we always see what are the forces acting. कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ओके कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है. एक तो यहाँ पे एक्ट होगा क्योंकि वुडन प्लैंक का वेट हमेशा सेंटर से मेजर होगा और सेंटर से वेट मेजर होगा. वुडन प्लैंक का वेट कितना, 20 किलोग्राम. 20 इंटू 10 मतलब 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे है. और ये 200 न्यूटन का फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, 0.5 मीटर. क्योंकि पिवोट 1 और पिवोट 2 डिस्टेंस कितना, 1 मीटर. सेंटर ऑफ मास प्लैंक का कहाँ पे, पिवोट्स के भी सेंटर में. और पिवोट सिमेट्रिकली एडजस्टेड है ना, दोनों पिवोट उनके प्लैंक के एंड से 0.5 थे. टोटल प्लैंक का लेंथ 2 मीटर. पिवोट 1 और 2 0.5 छोड़ दिया तो पिवोट 1 और 2 का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर. उसके भी सेंटर में सेंटर ऑफ मास है प्लैंक का, मतलब 200 न्यूटन इज एग्जैक्टली एट द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द axis of rotation which is at pivot number 1. Axis of rotation is at pivot number 1. मैन का वेट दिया हुआ है, मैन पे भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा एंड दैट विल बी 40 किलोग्राम का उसका पर्सन का मास है तो 400 न्यूटन, राइट राइट. ओके, सो इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो. कैसे? सी आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट बिफोर द प्लैंक टॉपल्स का मतलब होता है कि दैट द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ओके राइट. तो पहले जो कुछ हमने किया है वो मैं लिख देता हूं बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन. ओके, सिंस द टू पिवोट्स आर at 0.5 meter from either ends, therefore distance between pivot 1 and pivot 2 is 1 meter. क्योंकि 2 मीटर में से आधा और आधा एंड से छोड़ दिया तो अभी एक ही बचा, राइट. ओके, देन वी नो दैट the weight of the plank acts vertically downwards acts vertically downwards from the center of plank, from the center of plank which is at 0.5 meter from both the planks, from both the pivots. Therefore force or weight of plank is 20 g, क्योंकि 20 किलोग्राम इंटू मास इंटू जी इज वेट तो 200 न्यूटन आ गया.
right? Okay, let the man is able to walk, man या जो भी person है जो भी है, is able to walk x meter from pivot 1 in further direction, right? Here the axis of rotation will become, but important है, if the plank topples, अगर plank topple होगा तो axis of rotation की बात होती है. If the plank topples, then axis of rotation will be at pivot 1, क्योंकि pivot number 2 ऐसा ऊपर आ जाएगा, about, so it will start rotating about pivot 1, so that is important thing. Okay, will be at pivot 1. This is important. From, और ये जो डिस्टेंस है ये पिवोट 2 से मेजर किया है हमने, x डिस्टेंस जो है ये पिवोट 2 से मेजर किया है, सो जस्ट pardon me for that. So okay, therefore distance, farthest distance, farthest distance of the person from pivot 1 before the plank topples is x minus 1 meter. तो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, हम लोगों को डिस्टेंसेस बताने जरूरी थे. पिवोट 1 एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा, उस वहां से पर्सन का डिस्टेंस x माइनस 1 मीटर है, क्योंकि पिवोट 2 से पर्सन का डिस्टेंस x मीटर है और पिवोट 1 पिवोट 2 का डिस्टेंस 1 मीटर है, सो ऑन सो फोर्थ. देयरफॉर अब आएगा मैथमेटिकल पार्ट. देयरफॉर फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि पिवोट, सॉरी, प्लैंक टॉपल नहीं होगा, मतलब द पर्सन विल बी एबल टू मेक अ बैलेंस, मतलब ये टॉर्क ड्यू टू पर्सन will be balanced by torque by the plank. Okay, torque due to person is force into distance. What is the force or the weight of the person into distance from axis of rotation, that is x minus 1 is equal to weight of the plank multiplied by distance from the axis of rotation is 0.5. What is weight of the person? 400 Newton. X minus 1 weight of plank is 200 into 0.5, 1 and 2. So x minus 1 equal to 0.5 by 2. So x equal to 1 plus 0.5 by 2. So x is equal to 2 plus 0.5 is 2.5 by 2, and that is 1.25. तो 1.25 मीटर आंसर आना चाहिए, है क्या? दिया हुआ है 1.25, करेक्ट. थोड़ा लेवल अच्छा है, ये सब थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है आपको, इसलिए मैंने लिख के दिया है ये सब. देखो, हमेशा ऐसे प्लैंक के केसेस में, एंड देयर विल बी मोर कमिंग फॉर जेडब्ल्यू नीट सेशन, ऑलवेज इन सच केसेस you have to first imagine what will happen. अगर वो एक तरफ जाने लगा तो दूसरा एंड ऊपर आएगा, मतलब पहला पिवोट बन जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन. हम टॉर्क कैलकुलेट करते वक्त हमेशा डिस्टेंस मेजर करते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो वो पर्सन अगर एक्स डिस्टेंस गया है पिवोट 2 से,
तो पिवोट 1 मतलब एक्सियल रोटेशन डिस्टेंस कितना हुआ x माइनस 1, क्योंकि पिवोट 1 और पिवोट 2 का डिस्टेंस 1 था, पिवोट 2 और पर्सन का डिस्टेंस x है, तो x माइनस 1 विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पिवोट 1 फ्रॉम दिस पर्सन। सिमिलरली पिवोट 1 मतलब एक्सियल रोटेशन से वुडन प्लैंक का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होगा 0.5। बस ये दो बैलेंस कर रहे हैं टॉर्क, दिस टू टॉर्क्स आर बैलेंसिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। You just have to see that these two torques should balance and you will find out the distance to be 1.25, right? Good.